नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए इस हिंदी ओलंपियाड प्रश्न पत्र को। ये 2023 में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से परीक्षा करवाई गई थी और हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन ने हमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी प्रश्न पत्र जो 2023 में उन्होंने परीक्षा आयोजित की थी उपलब्ध करवाए हैं। तो सबसे पहले हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये सामग्री उपलब्ध करवाई। जो बच्चे 2024 में आयोजित होने वाले हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की परीक्षा को देना चाहते हैं वो उनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं www.hindiolympiad.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पर मिल जाती है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी 150 रुपये फ़ीस लगेगी अगर आप अभी करते हैं। अगर कुछ दिनों के बाद आप इसे करते हैं तो 180 रुपये हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी आप इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन मंच बहुत सारे विद्यालयों के साथ भी जुड़ता है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन में आपके विद्यालय की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अगर आपका विद्यालय पहले से ही इस परीक्षा का आयोजन करता है या हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन मंच के साथ जुड़ा हुआ है तो आप अपने हिंदी के अध्यापक से बातचीत कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके विद्यालय में इस तरह की किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है तो आप इनकी वेबसाइट का लिंक उनको दे सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे सकते हैं। ये पूरी जानकारी अभी मैं आपको यहाँ पर साझा कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो शुल्क लगने वाला है यानी कि फ़ीस लगने वाली वो 150 रुपये है। बाद में ये आपकी बढ़ जाती है, 180 रुपये हो जाती है। अगर अभी के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 150 रुपये है, बाद में इस फीस को बढ़ा दिया जाता है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर पाठ्यक्रम मिल जाता है, सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, डेली बेसिस पर क्विज भी आपको मिल जाते हैं यानी कि दैनिक प्रश्नोत्तरी। परीक्षा की तिथियां आप देख सकते हैं, किसी एक महीने में या किसी एक तारीख को सभी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती है। सितंबर के महीने में कुछ तारीख मिल जाती है, कुछ आपके अक्टूबर के महीने में और कुछ नवंबर के महीने में। अगर आपके विद्यालय में अभी तक इस परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, आप अपने हिंदी के टीचर से बात कर सकते हैं, वो इन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस तरीके से इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। अगर आप स्कूल की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन करते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सारी जानकारी आपके विद्यालय की तरफ से इनके पास पहुँच जाती है और आपके विद्यालय को जिस तिथि को, जिस डेट को परीक्षा आयोजित की जाएगी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और आपकी परीक्षा का आयोजन हो जाता है। और परीक्षा का जो परिणाम होता है आपके विद्यालय में ही आपको मिल जाता है और साथ में जो सर्टिफिकेट्स आप जीतते हैं, साथ में जो मेडल्स मिलते हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो सभी आपके विद्यालय में पहुंचा दिए जाते हैं। तो आप इन नंबर्स पर बातचीत कर सकते हैं, आपके हिंदी के अध्यापक से बातचीत करके अपने स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए अब इस पूरे प्रश्न पत्र को हम हल कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर आप 2024 में अगर ये परीक्षा दे रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए तो कैसा पेपर आता है, किस तरीके का पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने घंटे का समय आपको मिलता है। ये सारी जानकारी इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको मिल जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कक्षा 10 के लिए आपका 2023 में आयोजित की गई परीक्षा का प्रश्न पत्र है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है। प्रतियोगी, आप सभी प्यारे बच्चे प्रतियोगी हैं। इस परीक्षा को देने वाला जो कैंडिडेट है उसी के लिए प्रतियोगी शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। हस्ताक्षर को छोटे रूप में लिखा गया है। हस्ताक्षर सिग्नेचर को ही हम कहते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर किए जाते हैं। अनुक्रमांक हम रोल नंबर को कहते हैं, तो यहाँ पर रोल नंबर लिखने होते हैं जो आपको रोल नंबर दिए जाते हैं। कुल आपके 100 अंक होते हैं और 1 घंटे का आपको समय मिलता है। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं और बताया गया है कि आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक आपको इसके साथ OMR शीट मिलेगी। तो जो भी प्रश्न है उसका उत्तर सही है तो आपने जो गोला है वो कहाँ पर भरना है, OMR शीट में भरना है। हर एक प्रश्न आपका 2 अंक के लिए है और 2 अंक को अगर हम 50 से गुना कर देते हैं तो हमारे 100 अंक हो जाते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं, 50। इन 50 प्रश्नों को अगर सही तरीके से आप हल करते हैं तो हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक
अंक मिलेंगे और सभी प्रश्न आपके सही हैं तो 100 अंक आपके मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता है या गोला आप गलत भर देते हैं या एक गोले को भरकर काट कर दूसरा भरते हैं तो उस स्थिति में भी आपका जो उत्तर है गलत माना जाता है। और अगर आप जितने भी प्रश्न गलत करते हैं तो उसके हिसाब से एक एक नंबर आपका कटता है, नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए आपको ध्यान से गोले भरने हैं और सही से प्रश्नों को पढ़ना है और सही उत्तर के सामने ही आपने निशान लगाना है। सभी प्रश्नों को केवल आपने OMR शीट में भरना है, प्रश्न पत्र में नहीं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये जो प्रश्न पत्र है इसी पर हम निशान लगा देते हैं, हमें लगता है कि शायद हमने इसको हल कर दिया है। आपने प्रश्न पत्र में निशान नहीं लगाने, OMR शीट में निशान लगाने हैं, वही आपकी चेक होती है और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। तो आइए इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और जो सिलेबस है वो भी इनकी वेबसाइट पर आप अच्छे से देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ज़्यादातर प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो GK के आप कह सकते हैं, सामान्य जानकारी से संबंधित होते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको अंदाज़ा लग जाता है, ताकि 2024 में अगर आप इस परीक्षा को दे रहे हैं तो आपको बहुत मदद मिल जाती है। उसने ये घटना आंखों से देखी, वाक्य में कौन सा कारक, तो कारक आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। तो उसने ये घटना आंखों से देखी, किसकी सहायता से देखी? आंखों की सहायता से, आंखों से देखी यानी करण कारक। लेकिन इस तरह के प्रश्नों में इनको नीचे रेखांकित करना चाहिए कि कौन से कारक के बारे में ये जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो उसने में कर्ता कारक भी आ जाता है, यह घटना आपका क्या आ जाता है, कर्म कारक आ जाता है। तो इस तरीके से आपने देखना है, लेकिन यहाँ पर वो विकल्प नहीं है, फिर भी यहाँ पर रेखांकित किया जाना चाहिए। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें एक विशेष्य होता है, दूसरा शब्द उसकी विशेषता बताता है, एक उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है। तो विशेषता बताने वाले शब्दों का जोड़ा होता है, तुलना करने वाले शब्दों का जोड़ा होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। अधमरा, अधमरा क्या होता है? आधा मरा हुआ, यानी कि मरे हुए की विशेषता है कि वो पूरी तरह से नहीं मरा है, आधा मरा हुआ है। तो अधमरा ये क्या है? आपका कर्मधारय समास। त्रिलोक क्या होता है? 3 लोकों का समाहार, द्विगु समास कह सकते हैं। और कुरूप क्या होता है? जो रूप कैसा होता है? कु यानी कि अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। तो यहाँ पर भी विशेषता बताई गई है, किसकी विशेषता बताई गई है? रूप की। तो ये जो अधमरा है और कुरूप है, ये दोनों क्या है? कर्मधारय समास है। और त्रिलोक हमारा द्विगु समास आता है। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। सांझ का विलोम शब्द है। तो सांझ क्या होता है? जो इवनिंग टाइम होता है, जो संध्या का समय होता है, और इसका विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाला, तो ये आपका क्या हो जाता है? सवेरा। सवेरा से क्या हो जाएगा? सांझ। गोधूली क्या होता है? ये भी संध्या का समय होता है। पहले समय में बहुत सारे लोग गायों को पालते थे, पशुओं को पालते थे और उनको जंगल में चराने ले जाते थे। जब शाम को वापस लौटती थी तो उस समय को क्या कहते थे? गोधूली। तो संध्या के लिए प्रयोग होता है। और सांझ यहाँ पर तो संध्या दिया ही गया है, तो वैसे भी अगर बाकी शब्दों को आप देखते हैं तो भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि संध्या का विलोम पूछा गया है, यानी कि सवेरा। सवेरा क्या होता है? सुबह, मॉर्निंग। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, आसक्त होना यानी कि उसमें पूरी तरह से लीन होना, डूब जाना, तो वो क्या होता है? अनुरक्त होता है। अनिमेष क्या होता है? अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए हुए। अनूढ़ा क्या होता है? अनूढ़ा अविवाहिता प्रेमिका को कहा जाता है। तो जो आसक्त होता है दूसरों के प्रति, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, तो क्या होता है? अनुरक्त। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आप सभी जानते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। तो सनसनाहट, सनसनी और आहट, सनसनाहट। जब आप पढ़ते हैं तो पीछे आप देख सकते हैं आहट है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो यण स्वर संधि के 5 भेदों में शामिल की गई है और इसके कुछ नियम होते हैं। तो संधि वाला जो टॉपिक है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके पाठ्यक्रम में भी आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भावांतर, भाव और अंतर। तो ये आपका क्या है? आ की मात्रा में परिवर्तन है, भाव और अंतर, भावांतर। व के ऊपर आ की मात्रा, दीर्घ स्वर संधि है। अत्युक्ति क्या होता है? अति जमा उक्ति। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अति जमा उक्ति। अत्युक्ति यानी कि जो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, अत्युक्ति। और यहाँ पर आप देखेंगे त पे छोटी की मात्रा है और ऊ है, तो ये आधा त बन जाता है और ऊ और ई की मात्रा के प्रभाव से यहाँ पर य और छोटे ऊ की मात्रा अत्युक्ति। तो ये नियम जो है किसमें लगता है? यण स्वर संधि में। तो दूसरा ही विकल्प क्या है आपका? सही है। तीसरा विकल्प है अन्योक्ति। तो अन्योक्ति में अन्य और उक्ति, तो यहाँ पर ओ की मात्रा में परिवर्तन है, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ ताकि पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से हम हल कर सके। आप संधि के नियम देखेंगे तो आप वहाँ से समझ जाएंगे। बिलाव का स्त्रीलिंग होगा। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बचपन से आप पढ़ते हुए आते हैं। तो बिलाव किसका होता है? बिल्ली का। बिलावी नहीं होता, बिल्ला भी नहीं होता।
दिए गए मुहावरे का अर्थ है अग्नि परीक्षा देना। जब हम अग्नि परीक्षा देते हैं तो हम क्या करते हैं? कठिन जांच के लिए तैयार होते हैं। अग्नि परीक्षा देना, तो माता सीता ने आपने सुना होगा कि अग्नि परीक्षा दी थी जब वो लंका से वापस आई थी। तो कठिन जांच करना, कठिन जांच के लिए तैयार होना। क्रोधित होना ऐसा नहीं है, आग बबूला होना क्रोधित होना होता है। परिश्रम करना भी यहाँ पर नहीं होगा। कौन सी कंठ ध्वनि नहीं है? तो जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, अक्षरों का उच्चारण करते हैं, तो जो वायु होती है वो हमारे मुख के किसी विशेष भाग से टकराती है और फिर ध्वनि बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जो कंठ है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि नहीं है, नहीं है पूछी गई है। तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या होती है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या होती है? अ होती है। आप बोलकर देखिए, अ। वायु जो है आपके कंठ से सीधा बाहर निकलती है और साथ में क वर्ग। क वर्ग आपको सभी को पता होगा, क ख ग घ ड़। तो नहीं है पूछा गया है, तो देखो आ भी यहाँ पर आ गया है, क ख ग घ ड़ यहाँ पर आ गया है। तो ये है आपकी वो ध्वनि कंठ ध्वनि नहीं है। नामुमकिन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अभी प्रत्यय से संबंधित सवाल पूछा गया था, यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित करके सवाल पूछ लिया गया है। तो नामुमकिन, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ना। अगर आप वैसे देखते हैं तो देखिए, मुमकिन आपका शब्द होता है और मुमकिन में आपने ना लगाया है, तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है? मुमकिन। तो क्या होगा? ना। किस विकल्प में संज्ञा शब्द नहीं है? तो घर जो होता है वो नाम होता है किसी का, दरवाजा भी नाम है और देखना क्रिया होती है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। वात्सल्य का पर्यायवाची है, तो आप रस अगर पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा में रस भी पढ़ते हैं आप व्याकरण के अंतर्गत, तो वात्सल्य क्या होता है? माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो विशेष लगाव होता है, जो स्नेह का भाव होता है, उसे हम वात्सल्य का भाव कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे सही विकल्प क्या होना चाहिए? स्नेह। प्यार का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन जो वात्सल्य होता है वो विशेष रूप से उस स्नेह या लगाव को कहते हैं जो माता पिता का बच्चे के प्रति होता है। विग्रह क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। तो सबसे सही विकल्प क्या है यहाँ पर? स्नेह। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ये असली गाय का दूध है। तो गाय असली या नकली नहीं होती, बल्कि दूध असली या नकली होता है। ये असली गाय का दूध है, ये गाय का असली दूध है, ये असली गाय का दूध है। तो गाय असली नकली की बजाय दूध असली नकली होता है। दूध शुद्ध है या नहीं है? ये असली गाय का दूध है। तो यहाँ पर ये देखो, यह लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ आना चाहिए दूध के साथ। और यह गाय का असली दूध है, तो ये सबसे सही विकल्प है। लेकिन गाय यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, गाय यहाँ पर ऐसा लिखा जाना चाहिए था। तो मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, इसको टाइपिंग एरर हम कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये विकल्प दिए गए हैं, सबसे सही विकल्प कौन सा होना चाहिए? तीसरा। क्योंकि जो दूध है वो शुद्ध है या नहीं है, तो गाय जो है, गाय तो गाय ही है, लेकिन दूध शुद्ध है या नहीं है, तो ये गाय का असली दूध है, यानी कि शुद्ध दूध है। तीसरा विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गाय को गलत लिखा गया है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो अभिनव बिंद्रा जीके का सवाल आ गया है। तो कबड्डी नहीं है और ये बैडमिंटन भी नहीं है, क्योंकि वो निशानेबाजी करते थे, आपने सुना होगा इनके बारे में। तो तीसरा विकल्प सही है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये भी साइंस का सवाल है, साइंस आप पढ़ते हैं। तो सोडियम एक ऐसी धातु होती है जो बहुत ही मुलायम होती है, जिसको चाकू की सहायता से हम काट सकते हैं। लोहा तो बहुत ही सख्त होता है, तांबा भी सख्त होता है। वैसे भी आप सोच कर देखेंगे, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे, तो भी आप यहाँ से पता लग जाता है कि लोहा और तांबा तो नहीं है, तो कौन सा है? सोडियम। भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में दिखाई देता है? तो पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है। और पूर्व दिशा में हमारे भारत के नक्शे को अपने दिमाग में रखकर आप देखेंगे तो देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्व में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। MDH के संस्थापक कौन थे? तो MDH मसालों के बारे में आप सभी जानते हैं, और टीवी पर जब इनकी ऐड आती है तो आपने देखा होगा। MDH मसालों वाले जो अंकल है, जो संस्थापक है, उनका वहाँ पर आप देख सकते हैं, वो टीवी पर भी दिखाई जाते हैं। उनकी मूछें होती हैं और बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं। तो धर्मपाल गुलाटी। रतन टाटा तो आप सभी जानते हैं, धीरू भाई अंबानी भी जानते हैं। तो MDH किससे जुड़े हुए हैं? धर्मपाल गुलाटी से। तो MDH मसालों के संस्थापक कौन है? धर्मपाल गुलाटी। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम ध्वनियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पहला विकल्प सही। बड़ी, छोटी, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण स्थान। तो इससे पहले भी एक सवाल पूछा गया था कि कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी नहीं है? च वर्ग जो होता है वो तालव्य से उच्चारित होता है, आप देख भी सकते हैं, च, छ, ज, झ।
तालु की तरफ हवा के प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। तो जो उच्चारण स्थान है, जब हम बोलते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, बहुत बारीकी से ध्यान देंगे तो हमें पता लगेगा कि जो वायु है वो हमारे मुख के कौन से भाग से स्पर्श करती है। कंठ की तरफ से आती है तो वो कंठे ध्वनियाँ हो जाती हैं, तालु की तरफ से आती है तो तालव्य ध्वनियाँ हो जाती हैं, मूर्धा से, तालव्य से थोड़ा सा ऊपर मूर्धा होती है तो मूर्धा से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से इनके उच्चारण स्थान निर्धारित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो स्वर जो हमारे होते हैं उसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर जैसे नाम से ही आप देख सकते हैं बड़ी ध्वनियाँ होती हैं, तो बड़ी की मात्रा है, इसमें 2 ध्वनियों का उच्चारण में समय लगता है। ए जो है वो भी दीर्घ ध्वनि है और छोटी ई हमारी क्या है, ह्रस्व स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर नहीं है। जब ए की ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो ए की ध्वनि जैसे आप देखते हैं आधा त और फिर आधा त, आप देखते होंगे कि पहले आधा त आता है फिर पूरा त आ जाता है। इस तरह की जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, इस प्रकार की ध्वनियों के लिए हम युग्मक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसी होती है। संयुक्त में आपकी क्या होती है, संयुक्त में एक जैसी नहीं होती, 2 भी हो सकती हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन होता है, त्र जो होता है उसमें त और र आता है, तो यहाँ पर अलग अलग व्यंजन हो सकते हैं। जब एक ही ध्वनि को 2 बार लिखा जाता है, जैसे आप छुट्टियाँ लिख सकते हैं, छुट्टियाँ जब आप लिखते हैं तो इस तरीके से आप लिखते हैं, तो एक जैसी ध्वनियाँ एक साथ आती हैं। इन ध्वनियों को युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आश्रय किस शब्द में है? तो जब हम किसी वस्तु को व्यवहार में लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, उपयोगी वस्तु, यानी कि उपयोग। व्यवहार में लाना यानी कि उपयोग में लाना, अनुपयोग तो नहीं होगा, प्रयोग भी नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो देखो देव तो देवताओं के लिए प्रयोग होता है, देवी इसका स्त्रीलिंग हो गया, और दैवीय जो होता है वो संबंध दिखा रहा है। देवताओं से संबंधित जो भी वस्तुएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे, दैवीय। जो भी गुण होंगे उनको हम क्या कहेंगे, दैवीय। तो ये आपका तीसरा विकल्प सही है। वाक्य में प्रयोग शब्दों में परस्पर सामंजस्य को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अन्वय का प्रयोग करते हैं। उद्देश्य और विधेय तो वाक्य के अंग होते हैं और पदक्रम भी नहीं होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तो आपने सुने होंगे, और शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन आप देखेंगे कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि रचना के आधार पर कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं जो आप पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ये सवाल बहुत गहराई से पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर 3 भेद होंगे, और 3 भेद कौन कौन से होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा। यहाँ पर आप देख सकते हैं संज्ञा की परिभाषा दी गई है, और यहाँ पर इस पंक्ति को ध्यान से देखिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कंपटीशन की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वैसे शब्द के भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। और अगर अर्थ की दृष्टि से या रचना के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं तो ये हमारे 5 भेद हो जाते हैं। और यहाँ पर भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। जो 5 भेद आते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक संज्ञा के आगे चलकर 2 और सब भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 भेद होते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक नहीं होता। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा होता है। और वैसे भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो संज्ञा के 2 भेद तो आप पढ़ते ही नहीं हैं, 4 भेद भी नहीं पढ़ते हैं, 5 ही होते हैं। तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वैसे भी अंदाजा लगाना चाहें, 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन ये किस अर्थ में पूछा गया है, दूसरे अर्थ में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई भी हिंदी व्याकरण का शब्द है, जो भी हिंदी भाषा के शब्द हैं उनको 2 ही कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब वाक्य निर्माण करते हैं तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से ही हमारी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित शब्दों में से आप देखिए, दीमक। दीमक क्या होती है? आप इसका वाक्य बनाकर देख सकते हैं। दीमक लकड़ी को खा जाती है। दीमक लकड़ी को खा जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऋतु, वसंत ऋतु बहुत सुहावनी होती है। विदुर क्या होता है? विधवा का विदुर होता है, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। विधवा इसका स्त्रीलिंग होता है और विदुर पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो बोली का जो क्षेत्र होता है जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं।
बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विस्तृत हो जाता है और साथ में उसमें साहित्य रचना होनी शुरू हो जाती है तो उपभाषा बन जाती है। थोड़ा और विस्तृत हो जाता है तो वो भाषा का रूप ले लेती है। लिपि क्या होता है? लिपि तो चिन्ह को कहते हैं, भाषा के लिखने के तरीके को हम कहते हैं। और ब्रज भाषा तो एक भाषा का प्रकार आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोली का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है और जो उपभाषा का क्षेत्र होता है बोली की अपेक्षा थोड़ा सा विस्तृत होता है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। किसी भी व्याकरण की पुस्तक को आप खोलकर देखेंगे तो बहुत सारे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर आपको दिखाई होगी। जैसे कि जातिवाचक जो शब्द होते हैं उनसे भाववाचक बना सकते हैं। मान लो पुरुष एक शब्द है या मनुष्य एक शब्द है, उससे हम पुरुषत्व या मनुष्यत्व बना सकते हैं। तो एक तो प्रकार क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं। सर्वनाम शब्दों से भी हम क्या बना सकते हैं? जैसे अपना, अपना से अपनत्व बन गया, सर्वनाम शब्दों से बना सकते हैं। विशेषण शब्दों से बना सकते हैं, सुंदर से सौंदर्य बन गया, सुंदरता बन गया। क्रिया शब्दों से बना सकते हैं, जैसे कि आपका थकना है तो थकना से थकान बन सकता है। और अव्यय जो शब्द होते हैं, अव्यय शब्द जो आपके समुच्चय बोधक होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, तो वहाँ से भी बन जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। जैसे समीप है, समीप से समीपता बन सकता है, दूर से दूरी बन सकता है। तो अगर इन सभी को हम देखते हैं तो एक तो जातिवाचक संज्ञा से बन जाती है, एक सर्वनाम शब्दों से बन सकती है, विशेषण शब्दों से बन सकती है, क्रिया शब्दों से बन सकती है और अव्यय शब्दों से। तो कितने भेद हो जाएंगे आपके, कितने प्रकार हो जाएंगे आपके? 5। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो छंद से संबंधित यहाँ पर सवाल पूछ लिए गए हैं, तो छंद आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चौपाई जो होता है, अगर आपको वैसे भी जानकारी है तो आपने देखा होगा, चौपाई जो होती है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। रामचरितमानस में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और दोहा जो होता है उसमें 11-13 की मात्राएं होती हैं और जो चौपाई होती है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दूसरा सवाल भी छंद से पूछ लिया गया है। तो छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा मात्राओं के हिसाब से होता है, एक वर्णों के हिसाब से होता है और एक मुक्तक होता है। यानी कि मात्रिक छंद होते हैं, वार्णिक छंद होते हैं और मुक्तक छंद होते हैं। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो उपमान के ऊपर उपमेय का अभेद आरोप जब किया जाता है तो आप याद कीजिए, जब आप अलंकार पढ़ते हैं तो रूपक अलंकार की परिभाषा बनती है। तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा होता है और संभावना दिखाई जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया और बहुव्रीहि। जो अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो अभी हो रही है, ऐसी क्रिया जो अभी चल रही है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं अपूर्ण वर्तमान, यानी कि वर्तमान में जो पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, जो चल रहा है। तो पहला विकल्प क्या है? सही। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसके हम टुकड़े करते हैं तो उनका टुकड़ों का जो विशेष अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जोड़ने के बाद एक उसका रूढ़ अर्थ बन जाता है। जैसे पानी है तो पा और नी को अलग करेंगे तो कोई विशेष अर्थ नहीं बनेगा, लेकिन यौगिक शब्दों में क्या होता है? पाठशाला, पाठ को अलग करेंगे तो पाठ का भी अपना अर्थ होगा और शाला का भी अपना अर्थ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने जो रूढ़ नहीं है वो पूछा है। आँख, तो आँख रूढ़ है, दिन ये भी रूढ़ है, और विज्ञान जो होता है तो उसमें वी और ज्ञान, वी में अगर आप क्या जोड़ देते हैं? ज्ञान। तो इस तरीके से ये बना है, तो ये आपका रूढ़ शब्द नहीं है। विज्ञान जो है आपका, यहाँ पर रूढ़ शब्द नहीं आएगा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो होते हैं वो शब्द के आगे लग सकते हैं, शब्द के पीछे लग सकते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो याद कीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय जब आप पढ़ते हैं तो उपसर्ग अपने आप में कोई शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है, और प्रत्यय भी क्या होता है? शब्दांश। तो यहाँ पर कितने भेद होने चाहिए? 2। यहाँ पर कितने भेद होते हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो फारसी का जो शब्द नहीं है, यानी कि कौन कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। खामोश और हक जो शब्द हैं वो फारसी के शब्द हैं, लेकिन नहीं है पूछा गया है, तो कबूतर जो शब्द है वो फारसी का नहीं है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो जब आप वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में देखते हैं वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ये भी जीके का सवाल पूछ लिया गया है। अगर आप देखेंगे तो 47% यानी कि 47% जो कोयला होता है वो चीन में होता है, यानी कि चीन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में चीन में पाया जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, आपने जरूर सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक ने इसे दिया था। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? सेंसस कब होता है? हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। अभी कोविड की वजह से जो जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई है, अभी वो होने वाली है।
लेकिन पीछे आप देखते हैं तो देखेंगे हर 10 साल के बाद क्या होती है, जनगणना, लोगों की संख्या को गिना जाता है कि भारत में कितनी जनसंख्या हो गई है। और बाकी की जो आपके 10 प्रश्न बच जाते हैं वो अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इनको आपने पढ़ना है और यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी जो 5 प्रश्न हैं वो यहाँ गद्यांश दिया गया है, यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये जो हैं वो अपठित होते हैं, तो इसकी आपको कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी आपकी हिंदी की जानकारी है तो ऑन द स्पॉट आपको मिलता है। तो देख लेते हैं, इसे भी पढ़कर देख लेते हैं। राष्ट्र मेरा रो रहा है, अंधियारा चारों ओर हो रहा है, प्रकृति चाहती परिवर्तन सदा, करती फिर भी सबका भला। चेत जाओ समय की मांग है, निष्कर्म रहना न तुम्हारा काम है, ध्वस्त कर दो स्वपन सारे द्रोह के, विद्रोह को जड़ से मिटा दो, भेदभाव की इस अग्नि को शीतल स्नेह के जल से बुझा दो। सिद्ध कर दो कि सत्य क्या है, क्या स्वांग है, सिद्ध कर दो धर्म क्या है, क्या अधर्म, क्या बनावटी रूप है तेरा, एक हो हर्ष का इतिहास रच दो, एकता की भाषा में सबको पिरो दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इन्हीं के आधार पर आपको समझना है और इसके उत्तर देने हैं। इनको समझकर आपको उत्तर देना है। राष्ट्र क्यों रो रहा है? राष्ट्र कमज़ोर है, विदेशी हमलों के डर से, राष्ट्र में भेदभाव है, एकता की कमी है। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। प्रकृति सदा क्या चाहती है? परिवर्तन चाहती है। कवि क्या ध्वस्त करना चाहता है? ध्वस्त करना यानी कि मिटाना चाहता है। तो बुराई को, समस्याओं को, विद्रोह के स्वपन, जो विद्रोह के स्वपन है उसको मिटाना चाहता है। हर्ष का इतिहास क्या है? आगे बढ़ना, राष्ट्रीय एकता, प्रसन्नता से रहना। तो राष्ट्रीय एकता। काव्यांश का क्या शीर्षक होगा? तो भेदभाव की बात भी यहाँ पर की गई है, विद्रोह की बात भी की गई है, लेकिन भेदभाव को मिटाने की बात की गई है, विद्रोह को मिटाने की बात की गई है, प्रकृति की भी बात की गई है। अगर समग्र रूप से हम देखें तो प्रकृति यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति हमें सीख दे रही है, हमें चेतावनी दे रही है। तो सबसे सही विकल्प होना चाहिए प्रकृति। आगे के 5 जो प्रश्न है वो गद्यांश से रिलेटेड है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। धर्म निरपेक्षता एक नारा नहीं, कुछ मूल्यों का नाम है, एक जीवन पद्धति का नाम है, वर्तमान सांप्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया नहीं, ऐतिहासिक और शाश्वत प्रक्रिया है। तो धर्म निरपेक्षता, सभी धर्म समान है, सभी का हम सम्मान करें। धर्म निरपेक्षता का जो गुण है उसके बारे में बात की जा रही है। विभिन्न धर्मों में पारस्परिक सहिष्णुता धर्म निरपेक्षता है। धार्मिक उन्माद को रोकने का नाम है धर्म निरपेक्षता। ये कार्य अनादिकाल से चल रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। धर्म निरपेक्षता का नारा किसी पार्टी का नारा नहीं, भारतीय संस्कृति में विद्यमान मंत्र है। क्या भारत की स्वाधीनता के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता था, जबकि पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया? भारत भी कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ, कारण भारतीय संस्कृति इसकी आज्ञा नहीं देती। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का नारा है कि कोई किसी भी धर्म और जाति से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन वो भारतीय है और सभी क्या है? समान है। धर्मनिरपेक्ष कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं, सकारात्मक अवधारणा है। तो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। धर्मनिरपेक्षता क्या नहीं है? तो जीवन पद्धति भी बताया गया है, एक नारा नहीं है, किसी पार्टी के द्वारा दिया गया नारा नहीं है, ऐतिहासिक और शाश्वत प्रक्रिया है, ये भी बताया गया है। तो क्या नहीं है, ध्यान देना है आपने। दूसरा विकल्प सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को क्या घोषित किया गया? तो भारत को क्या घोषित किया? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र नहीं बताया गया, मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं बताया गया, क्योंकि भारतीय संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती। धार्मिक उन्माद रोकने का कार्य कब से चल रहा है? ये सिर्फ आज से नहीं चल रहा, बल्कि अनादिकाल से चल रहा है। धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है उसको रोकने का समय समय पर प्रयास किया जाता रहा है। धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है, कैसी अवधारणा है? सकारात्मक, नकारात्मक नहीं है बल्कि सकारात्मक है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो क्या शीर्षक होगा? धर्मनिरपेक्षता। इसी की बात की गई है, भारत की आज़ादी नहीं, धर्म और देश। यहाँ पर ज़्यादा किसकी बात की गई है? धर्मनिरपेक्षता की। सभी धर्म क्या हैं? समान है, हम उनका सम्मान करें, सबको साथ लेकर आगे बढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुल 50 प्रश्न थे जिनको आज हमने हल किया है। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया है कि कहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप 2024 में ये परीक्षा देने वाले हैं तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी व्याकरण की पुस्तक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।